लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं, जिसमें से स्केलर मैट्रिक्स पे बात चल रही थी। ओके, स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन देख रहे हैं आप। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यदि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ऐसे डायगोनल को आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ तुम देख रहे हो A11 की पोजीशन पर √3 है, A11 के पोजीशन पर √3 है, ऐसा तुम देख रहे हो। और A22 के पोजीशन पर भी √3 है। A11 A22 को आप डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट भी कह सकते हैं। यदि डायगोनल एलिमेंट्स यदि आपके इक्वल हैं तो आप डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, यहाँ तुम देख रहे हो आपका यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ बी कैसा मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे बी डायगोनल मैट्रिक्स है। पूछा जाए क्यों, तो आप बताएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, इसलिए यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर पूछा जाए क्या बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्या स्केलर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बी है मैट्रिक्स वह स्केलर मैट्रिक्स है, यह डायगोनल मैट्रिक्स है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, यहीं पर यदि डायगोनल एलिमेंट के पोजीशन पर आप 1 लिख दो, ध्यान देना, जहाँ पर आपने √3 लिया है, यदि वहाँ पर यहाँ पर इसके पोजीशन पर यदि आप 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं 1, यहाँ पर भी आप 1 लिख दें, यहाँ पर भी 1 लिख दें, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं सभी पोजीशन पर आप 1 लिख दें। A11 के भी पोजीशन पर 1 लिख दें, A22 के भी पोजीशन पर 1 लिख दें। अब बताएं आप क्या स्केलर मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे हाँ, अब भी स्केलर है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इस केस में जब 1 1 हो जाएगा, इस स्केलर को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको कैपिटल I2 से डिनोट करते हैं। यहाँ ऑर्डर 2 है ना, तो इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को I2 से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर 2 है। तो पूछा जाए आपसे बी कैसा मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, चलो अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिख लेते हैं। ओके, हेडिंग डालें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अभी भी आपने सुना कि यह एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। लिखें आप ए स्केलर
मैट्रिक्स इज said to be identity मैट्रिक्स। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे यदि इफ ओके इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल वन। ठीक है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या हो जाएं, वन हो जाएं, तो आप क्या कह देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे। स्केलर मैट्रिक्स, आपका यह मैट्रिक्स कैसा है, स्केलर है। खूबी क्या है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब के सब क्या हैं, आर ऑल वन। यदि ये वन हो जाते हैं ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल में अभी भी आपने जो एग्जाम्पल आपने लिया था वही एग्जाम्पल फिर से आप ले सकते हैं या कोई नया एग्जाम्पल बना लें। वहाँ पर 2x2 का था, यहाँ पर आप 3x3 का ले लें। C नाम देते हैं, C इक्वल टू, ठीक है, 3x3 का ले रहे हैं आप। ओके, A11 के पोजीशन पे क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे। A22 के पोजीशन पे क्या रखेंगे, ये भी 1 रखेंगे। A33 के पोजीशन क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और एलिमेंट जो बचते हैं यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है, या कहो डायगोनल एलिमेंट के 0 होते हैं। तो यानी जो एलिमेंट अब बचते हैं आपके वो सब के सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, उन्हें आप 0 लिख दें। तो अब ये बन गया है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, साथ में स्क्वायर है। ओके, इसे आप डिनोट करेंगे I3 से। ओके, जितने ऑर्डर का होगा वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, चलें अब नेक्स्ट डिफिनीशन पर, जीरो मैट्रिक्स पर हेडिंग डाल दें आप सभी लोग, जीरो मैट्रिक्स। ओके, कौन सी अब आपकी हेडिंग चल रही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा था, 6 था, अब आपका ये 7th। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इसे आप नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स नाम से ही आप पता चल जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हों आप क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। आंसर लिखिए, इसका डिफिनीशन लिखें, ए मैट्रिक्स इज said to be null matrix if its all elements, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या हो जाएं, all elements are 0, सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो आप कह देंगे यह जीरो मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल ये देखो, 0 0 0 0। ओके, या ऐसे भी लिख दो 0 0 0
जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ओके, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है इसको भी देख लें आप। इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको थोड़ा सा डार्क बनाते हैं, ठीक है, और ये समझ लिया जाता है ये आपका नल मैट्रिक्स है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। अब बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं तो आप मैट्रिसेस बोलते हैं। कभी ये आपके मैट्रिसेस आपस में क्या होते हैं, कभी इक्वल भी हो जाते हैं, कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो कब इक्वल होंगे अब उस पर बात हम लोग करेंगे। ओके, अब हेडिंग डालेंगे आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, चलो हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट टू मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, थोड़ा इसको सही करते हैं। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, लेट आपने क्या लेट किया, टू मैट्रिक्स ए एंड बी दोनों क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं। ओके, एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए, बात ध्यान देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी बात की जा रही है। ईच एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पर देखो हम बात पर जोर दे रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू द corresponding elements, element of B। फिर से आप देखें, ओके, लेट ए एंड बी, ये आपके टू मैट्रिसेस हैं। ओके, कैसे हैं, सेम ऑर्डर के हैं, ओके। बात किस पर जोर दे रहे हैं हम लोग, ईच एलिमेंट, और एंड ईच एलिमेंट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वह क्या हों, इक्वल हों। किसके इक्वल हों, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के, ए के जो भी एलिमेंट हैं वो इक्वल हों बी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तब आप कहेंगे, देन आगे लिखें, देन मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, तब आप ए और बी को क्या कहेंगे कि ये इक्वल हैं। और कैसे लिखा जाएगा, वी राइट, ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ओके, एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको हम, देखो कोई भी एग्जाम्पल आप खुद से कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका मैट्रिक्स है,
और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों को सेम आर्डर लेने हैं बेटा जी। अब एलिमेंट्स आप इसके अंदर आप ले लें। ओके, इस जैसे आपने ले लिया 2 0 1 5, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स है, ये आपको दिख रहा है, और इसको भी 2x2 का हो लेना है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखते हैं, 2 0 1 5। तुम देख रहे हो कि दोनों क्या हैं, 2x2 के मैट्रिक्स हैं, सेम आर्डर के हैं, साथ में करिस्पांडिंग एलिमेंट आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। कौन से एलिमेंट्स, करिस्पांडिंग, यानी कहने का मतलब A11 पे जो है ये A11 पर है, और वही A11 पर यहाँ पर भी वही एलिमेंट है, ठीक है। यदि आप इस मैट्रिक्स को ए बोल रहे हो, यदि आप इसको लेट करते हो ए के इक्वल और इसे आप लेट करते हो बी के इक्वल, ठीक है, ए के इक्वल इसे लेट कर ले रहे हो और बी के इक्वल इसे लेट कर रहे हो, तो आप देखो तो यहाँ पर A11 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप B11 लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये आप B11, A11 की जो वैल्यू है वही B11 की वैल्यू है। ये 0 जो है वैल्यू किस, ये A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर है। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम B12, ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका है ए में देख रहे हैं 5 एलिमेंट जो है वह किसकी वैल्यू है, सेकंड रो सेकंड कॉलम पर है, ठीक है। और इधर से आप देखो B22, तुम यहाँ देख रहे हो A11 किसके इक्वल है, हियर A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12, ठीक है। A21 इज इक्वल टू B21, A22 इज इक्वल टू B22। कहने का मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हैं, ये सब आपस में इक्वल हैं। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू आपकी 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है। जब भी ऐसा रहे, ठीक है, अब आर्डर भी सेम है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं, अब आप इन्हें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ये आपस में मैट्रिक्स ए इक्वल मैट्रिक्स बी, ऐसा आप लिखेंगे। एक भी एलिमेंट यदि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं हुआ तो आप कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, यहाँ पर है तो ए इक्वल टू बी बोलोगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आप दिखा देते हैं बेटा जी, देख लो। ओके, फिर से एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 3 2, ठीक है, 0 1। अब एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2 3 0 1। अब आप यहाँ देखो, अब ऑब्जर्व करो और फिर बताओ। ओके, आप देख पा रहे हो कि आर्डर तो सेम है, इसका भी आर्डर 2 by 2 का है
इसका भी आर्डर 2/2 का है, आर्डर सेम है। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 कितना है 3 है, इधर से B11 कितना है, इधर से B11 2 है। तो अब आप बताओ क्या 3 और 2 आपस में इक्वल हैं, तो आप कहेंगे नहीं इक्वल हैं, तो इसका मतलब A11 इज नॉट इक्वल टू B11। ओके, कहने का मतलब एक एलिमेंट आपको दिख गया कि ये आपस में इक्वल नहीं है। अब सभी एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अब आप आंसर बोल दो। ठीक है, आप लिख दो कि यहाँ पर देयरफॉर A नॉट इक्वल टू B। ओके, अब हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप देखो, एक एक्सरसाइज का है 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन की हेल्प से आपको x, y एंड z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यह इक्वेशन कैसा है, मैट्रिक्स का इक्वेशन है। ओके, और अभी भी आपने देखा कि टू मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, आप आपस में इक्वल कब लिखते हैं, तो आपको याद आएगा कि जब उनके आर्डर आपस में इक्वल हो, यानी आर्डर आपस में सेम हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, आर्डर सेम हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो उनके बीच में इक्वल आता है। ठीक है, आर्डर सेम हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनके बीच में इक्वल आता है। ओके, ठीक है। अच्छा, यदि कहीं इक्वल आया है तो इसका मतलब आर्डर सेम होगा और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेफ्ट में है, दूसरा मैट्रिक्स राइट में है, दोनों के बीच में क्या है, इक्वल की साइन लगी हुई है, दिख रहा होगा आपको, इक्वल साइन लगी है ना। इसका मतलब है दोनों के आर्डर सेम हैं। अब कहने की जरूरत नहीं कि आर्डर सेम होगा ना, क्योंकि इक्वल लगा दिया है तो आप समझ जाएंगे कि इनके आर्डर सेम है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो बाय डिफिनीशन इस चीज़ को आप समझ गए हैं। तो अब आप बाय इक्वलिटी की जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की जो वो है उसके अकॉर्डिंग अब आप सीधे लिखेंगे बेटा जी, क्या लिखेंगे, A11, चलो अगर इसे आप सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या कहोगे, इक्वल होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 आपका, या लिख दो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, लिख दो आप। ठीक है, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इक्वल हैं इसलिए आप कंपेयर करा रहे हो। ठीक है, तो जब ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, अब बताओ, आप कंपेयरिंग कराओ, कंपेयरिंग कराने में कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। तो 4 किसके इक्वल होगा बेटा, y के इक्वल होगा, तो आप लिखेंगे 4 इज इक्वल टू y। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और फिर लिखेंगे आप 3 इज इक्वल टू, आप लिख देंगे z। अब 5 के इक्वल है ही, इसको लिखने की आप क्या ज़रूरत है, चलो लिख ही देते हैं, कंपेयरिंग करा देते हैं।
अब तुम्हें यहाँ दिख रहा है x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, y की वैल्यू 4 दिख रही है, z की वैल्यू 3 दिख रही है। तो आपका आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को की हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन देखो आप अब और उसको सॉल्व करो ठीक है। ये आपका है सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर भी तुम देख रहे हो इक्वल की साइन लगी हुई है। ओके, इक्वल की साइन लगी है तो आप कंपेयरिंग करा दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। कंपेयरिंग कराओगे तो अब हम लिखेंगे नहीं बेटा, आपको ऐसे ही लिख लेना है कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें कंपेयरिंग कराकर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है आपको दिख जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर इधर से x प्लस वाई है, इधर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, 6 है। ओके, इधर से देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट्स है, 5 प्लस जेड है। इधर से देख कर बताओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, 5 है। ओके, और फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट्स है, लेफ्ट में एक्स वाई है और राइट में आपका 8 है। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे इधर भी 2 है इधर भी 2 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास कितने इक्वेशन बन गए हैं आप देख सकते हैं, आपके पास 3 इक्वेशन दिख रहे हैं आपको। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसे आप इक्वेशन 2 बोल दें, और ये आपका इक्वेशन 3 है। तो 3 से तो z की वैल्यू आपको दिख जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू आपको दिख गई होगी। बोलो सबको दिख रही है z की वैल्यू, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, अच्छा अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो या तो आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो उसका हेल्प ले लो, या तो ऐसे लॉजिक से आप बता सकते हैं। ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, एक्स वाई इक्वल टू 8 है, यानी ऐसे एक्स वाई के 2 वैल्यू आप बताओ जिनका सम 6 हो जाए और उनका प्रोडक्ट कितना हो जाए, 8 हो जाए। आप लॉजिक से भी सोचकर बता सकते हैं, नहीं तो आप आइडेंटिटी याद करो और फिर लगाओ। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि ऐसे 2 नंबर्स आपको कंसीडर करना है कि जिसका सम 6 हो जाए। एक्स वाई के ऐसे 2 वैल्यू आप कंसीडर करो, सम 6 हो और आपस में मल्टीप्लाई करने कितने हों, 8 हों, आप कंसीडर कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो आइडेंटिटी की हेल्प से आप इसे सॉल्व करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। देखो आपको याद होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा आप जानते होंगे। ठीक है, अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता है, कहने का मतलब राइट हैंड साइड में हम ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ओके, इसे ओपन करोगे बेटा जी, तो चलो ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करो तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2xy आएगा, और पहले से आपका माइनस 4xy ऐसे है। तो अब इन दोनों को यदि आप आपस में मिलाओगे, इन दोनों को आपस में आप मिलाओगे इसको, तो क्या बनेगा,
2xy माइनस 4xy क्या बनेगा, -2xy बन जाएगा। तो कहने का मतलब आपका फिर से क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा x² + y² -2xy आ जाएगा, 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy, ये फिर से आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो या कहो जो यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पर लिखा गया वही यहाँ पर लिखा गया है। तो कह सकते हैं कि हम इधर से भी तो यहाँ आ सकते हैं, अगर इधर से इधर पहुँच सकते हैं तो इधर से इधर जा सकते हैं। तो x² + y² -2xy से हम x + y का होल स्क्वायर -4xy लिख सकते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को अब आप डायरेक्ट हम लिखते हैं आइडेंटिटी के रूप में, ठीक है। लिखते हैं, देखो x - y, ये आइडेंटिटी यदि आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे आप फाइंड कर लें। x + y का होल स्क्वायर -4xy, इसको आप ओपन करेंगे जैसे हम यहाँ कई किए हैं, तो फिर से ये आएगा, यहाँ से फिर x - y का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब x + y की वैल्यू आपको पता है, आपने इक्वेशन 1 से आप बता सकते हैं x + y की वैल्यू 6 है। तो क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर -4xy की वैल्यू इक्वेशन 2 से कितना है, इक्वेशन 2 में 8 है, तो यहाँ पर 8 रखो। तो देखो कितना आ गया, 36 - 32 कितना बन जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। तो x - y का होल स्क्वायर = 4 हो गया। तो x - y किसके इक्वल आ जाएगा, ±2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ये इक्वेशन आपके पास x + y = ±2 आ गया। तो कहने का मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x - y = 2 लिख सकते हैं, और एक बार आप लिख सकते हैं x - y = -2 लिख सकते हैं। ओके, तो x + y = 6 है। अब आपके पास कैलकुलेशन, मैं केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं। पहले से आपके पास x + y = क्या है, 6 है। अभी भी आपने x - y = एक तो 2 है, x - y = -2, इसमें से हम पहले इसको ले रहे हैं, ठीक है, इसको ले चल रहे हैं, x - y = 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन वेरिएबल हैं, x y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आपका y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x = कितना आ जाएगा, 8, और x = कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू 4 हो गई। तो इक्वेशन 1 से x + y = 6 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अच्छा, फिर देखो, फिर से x + y = क्या है आपका, 6 था, और अभी भी आपने, अब इसको लो आप लिख चलो, तो x - y = -2, फिर से आप सब्ट्रैक्ट करा ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x = कितना आ जाएगा, 4। तो x = कितना अब बनेगा, x = 2 बन जाएगा। तो y = कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो कहने का मतलब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, यदि x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, और z की वैल्यू पहले से आपने फाइंड कर लिया था, z की वैल्यू पहले से आपने बता दिया था, z की वैल्यू 0 है। ओके, तो इस तरीके से x y z की वैल्यू आपकी आ गई। ओके, अब आप ठीक ऐसे ही थर्ड इक्वेशन को देखकर आप x y z की वैल्यू बताएं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ, वहाँ से x y z की वैल्यू बताएंगे। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है, और यहाँ से x y z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दो,
टू मैट्रिक्स है और उनके बीच में क्या किसका सिंबल है, इक्वल का। तो कहने का मतलब दोनों के आर्डर आपस में इक्वल हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात निश्चित रूप से है। तो इधर कितना दिख रहा है, इधर 3/1 दिख रहा है, देखो इधर आपका 3/1 है, वो सारी, हाँ ठीक है, एक कॉलम है ना, 3 रो हैं, तो ये 3/1 है, इधर भी कितने हैं 3/1 है। कहने मतलब 3/1 कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट लेफ्ट में है, 3 एलिमेंट राइट में है। अब कंपेयरिंग करा दो बेटा जी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है लेफ्ट में, x + y + z। तो राइट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, आपका आंसर आएगा 9। फिर चलो आगे देखो, फर्स्ट, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो आपका आंसर आएगा x + z है। अब राइट में, राइट हैंड साइड में बताओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, आपका आंसर आएगा 5। फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, आंसर आपका आएगा y + z। राइट हैंड साइड में देख के बताओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, आंसर आएगा 7। ओके, जो आपका आंसर आए उसे लिख लें, तो आपको 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हैं और x y z भी हैं अननोन वेरिएबल, तो x y z की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ओके, अच्छा अब तुम देखो y + z की वैल्यू कितनी है, 7 है। थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, y + z की वैल्यू कितनी है, 7 है कि नहीं, देखो थर्ड इक्वेशन से। तो आप यहाँ पर 7 पुट करेंगे, यहाँ पर 7 पुट कर देंगे, यहाँ पर 7 पुट कर सकते हैं क्योंकि y + z की वैल्यू 7 है थर्ड इक्वेशन से। तो x + 7 = क्या हो जाएगा, 9। तो x = कितना आ जाएगा, 7 को राइट में ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 आ गई तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 2 रखेंगे तो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो गई और z की वैल्यू 3 हो गई। तो y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो इक्वेशन 3 में, यहाँ पर z की वैल्यू यहाँ पर रखो, z की वैल्यू 3, तो y = कितना दे देगा, y = दे देगा 4। इस तरीके से x y z की वैल्यू आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 को खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव है, 9th भी ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन नंबर 10 भी ऑब्जेक्टिव है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसको देख लिया जाता है। ओके, क्या कहता है ज़रा सुन लो आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ओके, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ओके, क्या करना है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। फिर से सुनो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। ओके, विथ ईच एंट्री 0,
या 1। ओके, तो आपके पास आर्डर क्या होगा 3/3 का। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज 27, 18, 81, 512। आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। ओके, तो आर्डर 3/3 का है, तो कहने का मतलब कितने एलिमेंट होंगे आपके मैट्रिक्स में 9। ओके, ये बात सबको कंफर्म हो गया। 3/3 का आर्डर बनेगा, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे 9 एलिमेंट आएंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें 9 एलिमेंट में? ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा तो 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर A11 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर A13, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम पर A22, A23 थर्ड रो और सेकंड रो थर्ड कॉलम पर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर A3, A31 थर्ड रो सेकंड कॉलम पर A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम पर आपका आएगा A33। क्यों ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, उसने क्वेश्चन में बोल दिया है 3/3। यहाँ पर तुम देख सकते हो 3/3 लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A11 के पोजीशन पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। A11 की पोजीशन पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। इस A11 की पोजीशन पर आप कौन से नंबर यहाँ फिल कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 0 को फिल कर सकते हैं या 1 को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप A11 पर के पोजीशन पर आप 0 को भी रख सकते हैं या 1 को रख सकते हैं। कहने का मतलब A11 के पोजीशन पर 2 तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, ठीक ऐसे ही A12 की भी पोजीशन पर आप यहाँ पर भी आप 0 को रख सकते हैं या 1 को रख सकते हैं। ठीक है, तो कितने एलिमेंट हैं ऐसे A23 पर भी आप यहाँ पर भी आप 0 को रख सकते हैं या 1 को रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ईच एंट्री 0 और 1। ऐसे ही A31 पर आप कौन से नंबर रख सकते हैं, 0 को रख सकते हैं या 1 को रख सकते हैं। यानी तो 9 पोजीशन हैं, एक पोजीशन पर 2 तरीके से आप रख सकते हैं। बेटा जी 9 एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब 9 पोजीशन है। A11, A12, A13 इस तरीके से कितने हैं 9 हैं। तो प्रत्येक पोजीशन पर 2 तरीके से आप रख सकते हो। तो 9 पोजीशन पर कितने तरीके से हो सकता है। तो इसका मतलब है ऐसे देखो, अगर इन्हें हम ऐसे एक बॉक्स बना दें, ये बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर भी आप 2 तरीके से आप रख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 तरीके से, यहाँ पर भी 2 तरीके से। ठीक है, 2 2 ओके, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी आप 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो अब देखो 2 कितनी टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 9 टाइम्स है, तो 2 9 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इसको आप ऐसे लिख देंगे 2 पावर 9। और 2 पावर 9 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 512। तो कौन सा आंसर बन गया, कौन सा आंसर आपका सही हो गया, आप बता सकते हो कौन सा आंसर सही है? 512। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं आप बनाएं, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ओके।